नमस्कार। फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिमिटेड करके है उनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं जनरली स्क्रीनर डॉट इन करके जो वेबसाइट है उनका ही यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन पे आता हूँ और यहाँ पे जो कंपनी की वेबसाइट दी गई है उनको विजिट करता हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन पैनल की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप आओगे तो पता चलेगा कि ये कंपनी जो है वो बेसिकली हुड और हुड में से जो फर्नीचर्स बनते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कंपनी कहीं फर्नीचर की दुकान तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये जो फर्नीचर बनाती है वो प्योर वुड में से नहीं होता है। वुड का पहले पाउडर होता है और उनकी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और उनके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उनमें से ये फर्नीचर बनता है। तो ये है तो वुड का ही, लेकिन वुड के मुकाबले यानी लकड़ियों के मुकाबले इनकी लाइफ और दूसरी चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा इनके फीचर बढ़ जाते हैं। तो हर कोई फर्नीचर वाला ये नहीं बना सकता, इनके लिए बड़े बड़े प्लांट्स और इनकी बहुत सारी प्रोसेस करनी होती है। और यहाँ इनके नीचे आओगे और रीड करोगे तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि ये जो ग्रीन पैनल है वो इंडिया की एमडीएफ के अंदर नंबर 1 कंपनी है और पैनल मैन्युफैक्चरिंग में ये इंडिया की लार्जेस्ट एवर कंपनी है। और नीचे ये वेबसाइट को आप देखोगे तो ये बेसिकली ये टीवी ऐड भी चलाते हैं, जो आपने कहीं ना कहीं टीवी चैनल के अंदर ये ऐड देखी होगी, ये इन्हीं की है। और हुड के जो पाउडर है उनको प्रोसेसिंग करके ये एमडीएफ बनाती है और उनके अलावा उनमें से एसडीडब्ल्यूआर करके जो बनता है वो भी बनाती है और उनमें से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उनका भी ये फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये चीज़ों के बारे में आपको अगर डीपली स्टडी करना है तो यहाँ पे जो रीड मोर करके बटन है उनके ऊपर क्लिक करके आप पूरा पढ़ी रीड कर सकते हो कि ये एसडीडब्ल्यूआर क्या है। उनके अलावा ये वुडन फ्लोरिंग हो गया, प्लाईवुड एंड ब्लॉक बोर्ड हो गया, उनका मटेरियल और उनका फाइनल प्रोडक्ट भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इनकी वेबसाइट पे ऐसी बहुत सारी और अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैंने ये वेबसाइट को पूरी रीड की है, विज़िट की है, तो यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा नॉलेज जानने को मिला है। तो उनके बाद मैं जनरली यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन पे आता हूँ और यहाँ पे जो की पॉइंट्स करके इनका सेगमेंट है उनको रीड करने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ है वो प्लाईवुड, एमडीएफ, फाइबर हो गया, इनका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करती है। इनके मार्केट शेयर की बात की जाए तो एमडीएफ करके जो आता है उनके अंदर इनका 27% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो एमडीएफ हो गया, वुड फ्लोर हो गया, प्लाईवुड हो गया, वनीर्स एंड डोर्स, ये सारे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है। न्यू प्रोडक्ट की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने कॉमर्शियल ग्रेड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोडक्ट्स और एक्सटीरियर ग्रेड प्रोडक्ट्स जो है ये सारे प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट है वो लॉन्च करने का चालू किया है, जो कि अनदर एक पॉजिटिव पॉइंट है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए तो एमडीएफ सेगमेंट से 90% रेवेन्यू जनरेट होता है और प्लाईवुड सेगमेंट से 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए तो डोमेस्टिक मार्केट से 89% रेवेन्यू जनरेट होता है और ये एक्सपोर्ट से 11% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो 2300 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है, 12,000 प्लस रिटेल्स है और 17 से ज़्यादा इंडिया के अंदर इनकी ब्रांचेज़ है और 2 ओवरसीज़ ब्रांचेज़ है और 11 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी सब्सिडरीज़ की बात की जाए तो सिंगापुर के अंदर इनकी एक सब्सिडरी है ग्रीन प्लाई सिंगापुर पीटीए लिमिटेड करके। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए तो एक उनका बहुत बड़ा यूनिट उत्तराखंड में है और एक यूनिट इसका साउथ साइड आंध्रा में है, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह कंपनी आने वाले टाइम में 600 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, जो डेट और इक्विटी का मिक्सअप रहने वाला है। अगर ये कंपनी के कुछ हिस्ट्रीज की बात की जाए तो ये दिसंबर 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तब ये ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज है उनके साथ थी, लेकिन वहाँ से उनका डीमर्जर हुआ 2019 में।
उसके बाद ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ करके अलग से मार्केट में लिस्टेड है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इनके की पॉइंट्स। तो जनरली की पॉइंट्स के बाद मैं जो है वो फाइनेंशियल नंबर्स और रेशियोज़ को डिस्कस करता हूँ। तो वहाँ पे कोई नंबर्स या रेशियो जो है वो अगर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो उनका रीज़न मैं फाइंड आउट करने के ट्राई करता हूँ कि वो जो रीज़न है वो टेम्प्ररी है या परमानेंट रीज़न है जिनकी वजह से कोई नंबर या इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट कैप की बात की जाए तो 4000 करोड़ की मार्केट कैप है जो पहले ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम में इनका जो स्टॉक प्राइस है वो डाउन हुआ है। तो इनके चलते इनकी मार्केट कैप अभी कम हुई है। अगर डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो यहाँ पे 0.25% का है जो कि एक मैनेजेबल डेट इनको हम कह सकते हैं। अगर आरओई की बात की जाए तो 10% की है और आरओसी जो इनकी है वो 12% की है। तो इनको हम एक एवरेज आरओई और आरओसी कह सकते हैं। तो आरओई और आरओसी इतनी कम क्यों है, उनका रीज़न अगर हम फाइंड आउट करें तो कोई भी स्टॉक का आरओई और आरओसी जो है वो अपने नेट प्रॉफिट के साथ लिंक होता है। तो जब कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन होने लगता है तो उनका आरओई और आरओसी कम होने लगता है। तो ये कंपनी का आरओई नेट प्रॉफिट डाउन क्यों हुआ, उनका रीज़न हम जब उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे स्टॉक पी की बात की जाए फ्रेंड्स तो 46 का है जो इंडस्ट्री पी से कम है, और यहाँ पे उनके खुद के पी से कंपेयर करो तो यहाँ पे भी उनके जो मीडियन पी से ज़्यादा है। पी के हिसाब से आप अभी भी ये स्टॉक को थोड़ा सा हल्का सा ओवर वैल्यूड हम कह सकते हैं। लेकिन बुक वैल्यू की बात की जाए तो इनका बुक वैल्यू 110 रुपीज़ का है जो पॉजिटिव में है, और यहाँ पे इनके जो खुद के बुक वैल्यू से आप कंपेयर करो तो मीडियन बुक वैल्यू रेशियो से कम है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी हम इनको अंडर वैल्यूड कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो सितंबर 2021 में 422 करोड़ की सेल्स थी। वो बीच में आप देखो तो बहुत बढ़ी थी, लेकिन उनके बाद के रिजल्ट्स में धीरे धीरे करके डाउन हुई है और अभी 337 करोड़ की है जो कि हल्की से डाउन है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट में भी सेम कहानी है, जो पहले 62 करोड़ का था वो बढ़कर 80 करोड़ तक गया, लेकिन उनके बाद हल्का हल्का नेट प्रॉफिट में भी गिरावट आती गई और अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इनका रीज़न अगर हम फाइंड करें फ्रेंड्स, ये जो नेट प्रॉफिट है वो कम क्यों हुआ, वो जानने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जो टैक्स है उनको देखता हूँ। तो टैक्स के अंदर तो कोई ज़्यादा उतना फ्लक्चुएशन नहीं है, कंपनी जो दे रही है उतना ही दे रही है, लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर में तो इनकम टैक्स रिटर्न मिला है। अगर ये रिटर्न नहीं मिलता तो ये क्वार्टर इनको लॉस दिखाना पड़ता। तो टैक्स के अंदर उतना प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में इंटरेस्ट कॉस्ट और ये जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उनको देखता हूँ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम है, उसके अंदर उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट डाउन होने का मेन रीज़न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो पहले 25% के आसपास रहता था वो अभी आप देखो तो लास्ट के कुछ क्वार्टर में कम होकर 10-12% का रह गया है, और साथ में इनकी सेल्स भी कम हुई है। तो इनका नेट प्रॉफिट डाउन होने का मेन दो रीज़न है, मार्जिन का कम होना और इनकी सेल्स भी कम हो रही है। तो ये कम क्यों हुई, उनका रीज़न हम फ्रेंड्स आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पे भी सेम कहानी है। ये 0 करोड़ की सेल्स से स्टार्ट हुई थी कंपनी, और मार्च 23 तक 1700 करोड़ की सेल्स हो गई थी, लेकिन उनके बाद आप देखो तो सेल्स के अंदर लगातार कमी आ रही है। नेट प्रॉफिट में भी सेम वही हालत है कि 0 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो हाईएस्ट एवर 233 तक गया, उनके बाद लगातार नेट प्रॉफिट डाउन हो रहा है। तो ईयरली बेसिस पे भी टैक्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो टैक्स के अंदर उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन ईयरली बेसिस पे आप देखो तो इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी का प्लानिंग है आने वाले टाइम में एक्सपांसन करने का। तो कंपनी एक्सपांसन कर रही है, उनके चलते लोन लिया है, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट और नए जो एसेट्स परचेज करती है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगती है। तो ये एक यहाँ पे देखने को मिला है। तो ईयरली बेसिस पे भी सेम कहानी है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बीच में 20 से 25% तक गए थे, वो भी कम होकर 10-12% के हो गए हैं, और साथ में सेल्स भी इनकी डाउन जा रही है। तो यहाँ पे इनका जो रीज़न है वो हम आगे देखेंगे कि ये सेल्स और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज़ क्यों हुआ।
अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इक्विटी कैपिटल इनका 12 करोड़ का है और रिजर्व्स एवरी ईयर बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है और अभी हाईएस्ट एवर रिजर्व कंपनी के पास है, जो एक अच्छी बात है। अगर बोरोइंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनके पास पहले ज़्यादा बोरोइंग थी, लेकिन आप देखो तो इन्होंने कम कर दी थी। लेकिन अभी इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लानिंग है तो यहाँ पे हल्की सी लोन ले रहे हैं, तो वो भी मैनेजेबल है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स एसेट की बात की जाए तो फिक्स एसेट कंटिन्यू ग्रो हुए हैं और यहाँ पे आप देखो तो कंपनी ने एक्सपेंशन करना चालू भी कर दिया है, क्योंकि इनके CWIP में बहुत ज़्यादा अमाउंट आ चुकी है। तो आने वाले टाइम में ये जब प्लांट्स ऑपरेशनल होंगे तो यहाँ से डेफिनेटली इनकी सेल्स बढ़ने वाली है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की जाए तो एवरी ईयर इनका कैश फ्लो पॉजिटिव में है, जो एक अनदर गुड पॉइंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर के पास 53% का है, FII के पास 2.7% का है और DII के पास 28% के आसपास का स्टेक है और गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पे हल्की फुल्की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 16% की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास जो माल है वो ज़्यादा है और वीक हैंड्स के पास माल कम है, तो वो भी एक अनदर गुड पॉइंट हम इनको कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनके बाद मैं जनरली यहाँ पे जो कॉल सेगमेंट के अंदर PPTs करके जो ऑप्शन आती है उनको रीड करता हूँ। तो यहाँ पे इनकी जो PPTs आप रीड करोगे तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि कोई भी जो हमने आगे फाइनेंशियल नंबर्स और सारे रेशियोज़ को डिस्कस किया वो इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, तो उनका रीज़न एकदम ग्राफिकल व्यू में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इनके मैं कुछ हाईलाइट की बात कर देता हूँ। तो हमने आगे बोला था कि इनकी जो सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ, उनका रीज़न हम आगे देखेंगे, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया है कि इनके जो सेल्स और मार्जिन में कमी इसलिए आई है क्योंकि इनके जो कुछ कॉम्पिटिटर थे उन्होंने इनके पहले अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन की, जिनके चलते मार्केट में माल ज़्यादा हो गया, तो इनके कॉम्पिटिटर ने उनकी जो प्राइसिंग थी उसके अंदर ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, तो उनके चलते इनके मार्जिन और सेल्स कम हुई है। एक वही रीज़न को यहाँ पे वापस रिपीट किया है। तो ये मेन इनका ये PPTs का हाईलाइट है। इनके अलावा बाकी सारे रेशियोज़ जो है उनको भी यहाँ दिखाया गया है कि वो इंक्रीज़ हुआ, कौन सा रेशियो डिक्रीज़ हुआ, उनका क्या रीज़न है, उसको एकदम अच्छे से ये PPTs में एक्सप्लेन किया गया है। जो मैंने पूरी पढ़ी है आप भी इसको रीड कर सकते हो फ्रेंड। इनके बाद मैं जनरली यहाँ कॉल सेगमेंट के अंदर ही ये जो ट्रांसक्रिप्ट करके ऑप्शन आती है उनको रीड करता हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा और डीपली एकदम कॉन्वर्सेशन होता है मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच में, अपनी जो एजीएम होती है उनके अंदर। तो यहाँ पे भी आप देखो तो इनके भी मैं कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे भी दिखाया गया है कि इनकी सेल्स कम होने का जो रीज़न है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि इनके जो कुछ कॉम्पिटिटर है उन्होंने कैपेसिटी एक्सपांशन के चलते जो इनके पास जो मटेरियल हो गया था वो डिस्काउंट पे दिया, तो इनके चलते इनकी सेल्स और मार्जिन भी इनके भी डाउन करने पड़े। और उनके अलावा ये जो कुछ एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट के अंदर ओशन फ्री रेट्स थे, उसके अंदर बढ़ोतरी आई है। और आगे भी इन्होंने कहा है कि इनका जो एक टिम्बर करके रॉ मटेरियल है उनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न की वजह से इनकी सेल्स डाउन हुई है और इनके जो मार्जिन है उनके ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन मैनेजमेंट ने आगे पॉजिटिव कहा है कि ये जो कंपटीशन है और ये मार्जिन प्रेशर है वो आने वाले टाइम में कूल ऑफ होते हुए देख सकते हो, कूल ऑफ हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे दिखाया गया है। उनके अलावा यहाँ पे आप देखो तो इनके जो कैपेसिटी एक्सपांशन है उनके बारे में भी बहुत अच्छा डिस्कस किया गया है और बाकी कंपनी कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रही है और उनका आने वाले टाइम में क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। जो बेसिकली मैंने ये पूरा जो 16 पेज का डॉक्यूमेंट है उनको रीड किया है। आप अगर रीड करोगे तो यहाँ से आपको एकदम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये मैंने पूरा पढ़ा है, तो यहाँ से मुझे भी एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका, जिनके अंदर हमने कंपनी की वेबसाइट विजिट की,
फाइनेंशियल नंबर और रेशियो डिस्कस किया। फिर ये कौन सेगमेंट्स में पीपीटी और ट्रांसक्रिप्ट हमने रीड की। तो यहाँ से मुझे एकदम सभी चीज़ों में बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला। तो इनके बाद अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाई से अभी 45% डाउन है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से हम ऐसा भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये स्टॉक अभी हमें 45% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ये स्टॉक जब मेरे रडार में आया तब ये 330 के आसपास ट्रेड कर रहा था ये कैंडल में। तो उसके बाद मैंने ये स्टॉक को रीड किया, स्टडी किया, जो भी आपके सामने बताया वो सारी चीज़ें, तो मुझे वहाँ से अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने तो फ्रेंड्स कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा लगे, मैं मेरे पोर्टफोलियो का 7% से ज़्यादा कोई एक सिंगल स्टॉक में नहीं लगाता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो का 7% होता है 30,000 रुपीज़। तो वो जो 30,000 रुपीज़ है उनको भी मैं एक साथ और एक ही प्राइस पे नहीं डालता हूँ, उनको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, और 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो मैंने स्टडी किया, मुझे अच्छा लगा, तो ये 330 के प्राइस के आसपास मैंने 10,000 रुपये की एक एसआईपी डाल दी। उनके बाद वो थोड़ा डाउन गया, उसके बाद वो ऊपर गया 20% जितना, और उसके बाद वापस इनके रिजल्ट्स थोड़े ख़राब आए और अभी के मार्केट सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। उनके चलते वापस मैंने जो प्राइस पे बाई किया था वहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने 10,000 वाली एक दूसरी एसआईपी भी डाल दी। तो अब अगर ये मार्केट सेंटीमेंट और डाउन होने की वजह से अगर बहुत डाउन आता है तो 300 के आसपास इनका एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर वो आता है तो मेरे जो 10,000 वाली एक एसआईपी बाकी है वो मैं वहाँ पे डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स ये है मेरे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं क्या सोचता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर फ्रेंड्स हमने इसके जैसे फाइनेंशियल डिस्कस किए, वहाँ पे इनके सेल्स और मार्जिन कम हुए हैं। अगर इनके सेल्स और मार्जिन इम्प्रूव होने में और इनकी ग्रोथ आने में अगर 2 से 3 साल भी लगता है और ये स्टॉक अपने सिर्फ ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, तो भी यहाँ पे हमें एक सिंगल शॉट के अंदर 80% से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड्स अगर 2 से 2.5 साल के अंदर 80 से 90% का रिटर्न मिल सकता है तो उनको हम एक बहुत अच्छा रिटर्न मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस करने का तरीका, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं क्या सोचता हूँ वो। तो आपके रडार में अगर ऐसा कोई स्टॉक आता है तो आप कैसे उनको स्टडी करते हैं, आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हो, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कैसे सोचते हो, उनको ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।